8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की विज्ञान का जो पेपर है वो आपके 1 अप्रैल 2024 को होने वाला है। तो इसके लिए इस वीडियो में हम आपकी जो ओल्ड पेपर हैं 2016 से लगाकर 2020 तक के, इनकी 2016, 2017, 2018, 2019 और एक आपके 2020 का, ये 5 पेपर इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। जो आपके बोर्ड की जो ऑफिशियल पेपर आए थे पिछले सालों में जो हुए पेपर हैं वो उन पेपर को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। टोटल 5 पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो विज्ञान का स्कोर है बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही शानदार आप पेपर करके आएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और इससे पहले मैंने जो आपके साइंस के पेपर अपलोड करके उनको आप ज़रूर देख लेना। एक मैंने आपके जो शेखावटी मिशन 100 वाला पेपर अपलोड कर रखा है, मॉडल पेपर, वो भी देख लेना। उसका सेकंड पेपर भी आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम 2016 का पेपर देख लेते हैं और पेपर में आपके उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो इस साल आपके जो सिलेबस में है। तो इस प्रकार का पेपर 2016 में आया था। ये पेपर कोड थे 07 यूपी 07 विज्ञान। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। ये तो आपके इस साल भी है। मिट्टी को उलटने पलटने और उसको पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुवाई कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, कटाई कहते हैं या फिर जुताई कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जुताई। जुताई करने का जो उपकरण है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपके कल्टीवेटर। क्या नाम है इसका? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के द्वारा जुताई की जाती है। पारंपरिक तरीका कौन सा है? तो हल, बैलों के द्वारा जो हल जोत के खेत की जुताई की जाती थी। एक निश्चित समय अंतराल फसल को पानी देना क्या कहलाता है? उसको सिंचाई के नाम से जाना जाता है। और बीज को बोना क्या कहलाता है? बुआई कहलाती है। और फसल पक जाने के बाद उसको काटा जाता है, उसको कटाई के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्रीय प्रजाति में पाई जाती है? तो इसका जो उत्तर है आपके ऑप्शन दे रखे, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है और उड़ने वाली गिलहरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कुत्ता। देखो पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन कौन से जो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पाई जाती है? आप प्राणी जात में नाम लिखेंगे। प्राणी जात में जो जीव जंतु उनके नाम में प्राणी जात में आप नाम लिखेंगे। एक तो चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चित्तल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये आपके प्राणी जात है। जबकि वनस्पति जात में कौन कौन से नाम याद रखने? एक तो साल है, साल के अलावा सागौन है। सागौन को टीक भी कहा जाता है। सागौन है, सागौन। और इसके अलावा नाम लिखेंगे आम, जामुन, सिल्वर फर्न और अर्जुन। ये सभी आपके वनस्पति विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक कौन सा हो जाएगा? नींबू का जो रस होता है वो विद्युत का चालक होता है। पेट्रोल, वनस्पति तेल और आसुत जलीय विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके अलावा नींबू का रस और सिरका जो होता है वो भी आपके विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालन करता है। इसके अलावा नमक का घोल, नमक का विलयन, NaCl जो होता है वो भी विद्युत चालन का कार्य करता है। ये आसुत जल जो होता है विद्युत का हीन चालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है सौर परिवार वाला अपना तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपको अगर इसका उत्तर याद हो तो कमेंट करके बता देना कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। ये तो क्वेश्चन अपने हट गया, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। सितार का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपाइनमान किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके 2023 में भी आया था। उसमें अलग अलग भाग दे रखे थे जिनको आपको मिलान करके बताना था। तो ये तनित डोरी, तनित झिल्ली, वायु स्तंभ और जल सतह। इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? आपके तनित डोरी हो जाएगा। तनित डोरी जो होती है वो आपके सितार का जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग होता है। वायु स्तंभ किस में होता है? तो वायु स्तंभ जो होता है वो आपके बांसुरी में होता है। बांसुरी में वायु स्तंभ होता है। और तनित झिल्ली ये आपके ढोलक में होता है। ढोलक में तनित झिल्ली होती है। फिर आपकी छठा क्वेश्चन काम करनी है, ये अपने सिलेबस से हट गए हैं। जनन किसे कहते हैं? अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि का नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले जनन की परिभाषा। जनन किसे कहते हैं? तो जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें सजीवों द्वारा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है। यानी कि एक जीव द्वारा अपने समान नया जीन उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको जनन कहा जाता है। अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो अमीबा में आपको नाम याद रखना है, द्विखंडन है। कौन सी है? द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा में जो लैंगिक जनन होता है। इसके अलावा आपको याद करना है यीस्ट को और एक हाइड्रा को। यीस्ट और हाइड्रा में कौन सी विधि है? वो मुकुलन विधि है। यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन विधि है। याद कैसे रखेंगे? यह मुकुल, यह से यीस्ट, ह से हाइड्रा और मुकुल से मुकुलन। अगला प्रश्न आपको, ये भी आपके क्वेश्चन दूसरे पार्ट से है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो एक स्तंभ एक में देखा यीस्ट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो यीस्ट का उपयोग जो है वो ब्रेड की बेकिंग में किया जाता है। जो बेकरी वाले होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। बर्थडे केक वगैरह पेस्ट्री ये बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस ये दूध को दही में बदलने का काम करता है, दही जमने में सहायता करता है। राइजोबियम ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम आता है। और दलहनी जो फसलें होती हैं उनके जड़ों में ये गांठों के रूप में पाया जाता है। और एक विषाणु, तो डेंगू का जो कारक एक विषाणु होता है। डेंगू जो फैलता है वो मादा जो एडीज मच्छर होता है उस एडीज मच्छर के कारण फैलता है। एडीज मच्छर के कारण ये फैलता है, ये वायरस के द्वारा फैलता है।
इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि जो मलेरिया है वो किसके कारण फैलता है। मलेरिया रोग, उसका रोग कारक का नाम और उसके फैलने का जो तरीका है, वो संचरण का प्रकार है, वो बताना है। अगला क्वेश्चन अपना है कि ये टेफ्लॉन वाला हट गया, इसको नहीं करना है। मर्दापर्जन को रोकने के लिए एक सुझाव दीजिए। तो मर्दापर्जन के रोकने के लिए सबसे ज़्यादा है कि जो समुच्चय जो पट्टीदार है वृक्षों की जो एक पट्टी लगाई जाए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके मर्दापर्जन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो कैरम बोर्ड होती है उस पर जो महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए ये महीन पाउडर छिड़का जाता है। नेक्स्ट है तड़ित झंझावात के समय घर में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो देखो, तड़ित झंझावात के समय आप अगर घर में है तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इसमें देख रखा है आपकी किताब का, ये है कि घर के भीतर हो तो घर के भीतर जो तड़ित है वो टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों और धातु के पाइपों पर आघात कर सकता है और तड़ित झंझावात के समय हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित रहता है। और बहते जल में संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझावात के समय आपको स्नान करने से बचना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर, टीवी और आदि जितने भी विद्युत उपकरण हैं उनके प्लगों को सॉकेट से अलग निकाल देना चाहिए और इसमें विद्युत बल्बों और ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जो जैविक खाद होती है उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, इसका कारण बताना है। 3 कारण बताने हैं कि जो जैविक खाद होती है वो उर्वरक से अच्छी क्यों होती है। तो इसमें आपको उर्वरक और खाद में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि उर्वरक जो होता है वो उर्वरक मानव निर्मित लवण होता है, जबकि खाद जो होता है वो प्राकृतिक पदार्थ होता है और जो गोबर और पौधों के अवशेषों से प्राप्त किया जाता है। उर्वरक फैक्ट्री में उत्पादन होता है, जबकि खाद है जो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक मिट्टी में ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है उर्वरक से, जबकि खाद से जो मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इसके अलावा उर्वरक में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि खाद जो होती है वो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करवाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन ये है कि मलेरिया को फैलने से रोकने के कोई 3 उपाय। तो मलेरिया जो फैलता है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है, मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलने से होता है। तो सबसे पहला काम तो ये कि मच्छरों के प्रजनन पर नियंत्रण करने हेतु जहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। सेकंड ये कि घरों में जो दवाएं उसका छिड़काव करना चाहिए और इसके अलावा मच्छरदानी और बाकी अन्य चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और टीकाकरण समय समय पर करवाना चाहिए। अगला प्रश्न आपका ये है कि पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त 2 संगठकों के नाम और उनका उपयोग लिखना है। तो पेट्रोलियम से कौन कौन से चीज़ें प्राप्त होती हैं उनकी 2 का नाम और उनका उपयोग आपको बताना है। तो पेट्रोलियम से तो हमें कई प्रकार के जो संगठक प्राप्त होते हैं, इनका उपयोग निम्न प्रकार से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एलपीजी गैस की। एलपीजी गैस जो पूरा नाम होता है इसका द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये कहाँ पे काम आती है। ये घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में काम आती है। ये स्वच्छ ईंधन के रूप में घरों में ईंधन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ये द्रव ईंधन के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। सेकंड आप नाम लिख सकते हैं इसमें पेट्रोल का। तो पेट्रोल मोटर ईंधन में और शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में काम करता है। डीजल जो होता है वो भारी वाहनों में और विद्युत जनित्र में ईंधन के रूप में काम आता है। स्नेहक तेल ये आपके स्नेहक में काम आता है। पैराफिन मोम ये मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में काम आता है। इसके अलावा ये बिटुमेन है। बिटुमेन का उपयोग आजकल जो सड़क और पेंट निर्माण में काम लिया जाता है। पहले बिटुमेन की जगह पे आजकल तो बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले बिटुमेन की जगह पे किसी और चीज़ का प्रयोग किया जाता था सड़क निर्माण में। तो किसका प्रयोग किया जाता था, किसके स्थान पर आजकल जो बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाला उत्पन्न करने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखिए और मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसका आपको नामांकित चित्र बना के, तो ज्वाला का जो नामांकित चित्र वो आपको ये वाला बनाना है। मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसके विभिन्न क्षेत्रों का आपको नामांकित चित्र बनाना है। इसमें आपको ये बताना है कि सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, सबसे उससे कम गर्म भाग कौन सा होता है, सबसे कम गर्म भाग कौन सा होता है और इसके कितने क्षेत्र हैं। तो इसके 3 क्षेत्र होते हैं, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। जो बाह्य क्षेत्र होता है वो नीले कलर का होता है, उसमें पूर्ण दहन होता है। आंशिक क्षेत्र में इसमें मध्य क्षेत्र में आंशिक दहन होता है और पीले रंग का होता है। और बिना जल जो मोमबत्ती होती है वो सबसे आंतरिक भाग में होती है और उसका रंग जो काला होता है। और इसमें जो सुनार काम में लेता है वो इसका बाह्य क्षेत्र को काम में लेता है। ये जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म जो भाग है उसका जो उपयोग है वो सुनार अपने जो फूंकनी होती है उसमें करता है। अगला प्रश्न ये कि घर्षण का क्या कारण है। तो घर्षण का कारण ये है कि घर्षण जो संपर्क में आने वाली 2 सतहें होती हैं उनमें अनियमितताओं के कारण ये घर्षण उत्पन्न होता है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है कि शिक्षक जो है चाक से श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं परंतु लकड़ी से बनी कलम से नहीं लिख सकते, समझाइए। ये घर्षण के कारण है जो शिक्षक चौक से लिख सकता है लेकिन लकड़ी से बनी कलम से नहीं लिख सकता।
अगला प्रश्न है कि बाह्य निषेचन से आप क्या समझते हैं, इनके दो उदाहरण दीजिए। तो बाह्य निषेचन, जिसमें निषेचन की जो प्रक्रिया है वो मादा के शरीर के बाहर होती है, उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन के उदाहरण, एक तो आप इस नाम लिखेंगे मेंढक, एक तो मेंढक का नाम लिख लेना, एक आप इसमें मछली का नाम लिख लेना। मेंढक और मछली इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। एक स्टारफिश में भी बाह्य निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन के दो उदाहरण आप कमेंट करके बताएंगे। श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो वह ध्वनि जिसको अपने कान सुन सकते हैं, वह प्रास जिसको अपने कान सुन सकते हैं, इसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। जिसकी प्रास कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि अपने कान सुन सकते हैं। तो ये आपको याद करना है, तो 20,000 लिख लेना, या 20 किलो हर्ट्ज के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, उसका जो प्रबलता होती है, उसको किस में मापा जाता है, उसको डेसिबल में मापा जाता है। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है, शेर की दहाड़ प्रबल होती है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है, समझाइए। तो शेर जो दहाड़ और जो ध्वनि जो होती है, मधुरता जो होती है, दहाड़ और ये प्रबलता पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की प्रबलता और कोमलता उसके आयाम पर निर्भर करती हैं। तो शेर जो होता है वो उच्च आयाम के साथ दहाड़ता है, इसलिए इसकी ध्वनि जो उच्च ध्वनि वाली होती है। जबकि पक्षी जो है, इसकी जो प्रबलता है वो कम होती है, क्योंकि उसका जो आयाम है वो कम होता है। तो आयाम जो होता है, जो प्रबलता होती है, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जो ध्वनि की प्रबलता होती है, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो अगर आयाम 2 गुना हो जाएगा तो उसकी प्रबलता कितनी हो जाएगी, वो 4 गुना हो जाएगी। आयाम अगर आधा हो जाएगा तो उसकी प्रबलता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का, 1/2 का 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके, साइकिल के हैंडल और पहियों पर रिम पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तांबे के जो विद्युत लेपन दर्शाने वाला सरल विद्युत परिपथ का आपको नामांकित चित्र बनाइए। तो कौन सी धातु होती है वो, ये तो आपने कई बार पढ़ रखा है इसको। तो इसका धातु का नाम है आपकी क्रोमियम। कौन सी धातु है, क्रोमियम है, जिसको हम Cr से लिखते हैं। क्रोमियम को किससे लिखते हैं, Cr से लिखा जाता है। अब आपको तांबे का विद्युत लेपन दर्शाने वाला सरल विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बना। तो विद्युत लेपन दर्शाता हुआ जो सरल परिपथ है वो आपके किताब में ये वाला दे रखा है कि तांबे की पट्टी के ऊपर है, जो इसमें प्लेट के ऊपर आपको विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ सरल परिपथ आपको बनाना है। तो ये वाला चित्र आपको उसमें बनाना है। इसमें आपको तांबे की प्लेट बनानी है, एक तांबे की प्लेट इधर बनानी है, और इधर जो कॉपर सल्फेट का जो विलेन है वो भर देना है, जो कि नीले रंग का होता है। और यहाँ पर आपको बैटरी जोड़ देनी है। तो ये जो देखते हैं हम, साइकिल की, नई साइकिल जो पट्टियों की रिम होती है वो चमकदार होती है। तो इसके ऊपर किस धातु का प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर जो धातु होती है वो क्रोमियम धातु होती है, और क्रोमियम का ही उपयोग करके उसको चमकीला बनाया जाता है। ये वाला है सारे के सारे जो दिखाई दे रहे ये फोटो, ये आपके सभी कुछ विद्युत लेपन वस्तुएं हैं। कि विद्युत लेपन होता क्या है, किसी विद्युत द्वारा किसी पदार्थ का वांछित धातु का लेपन चढ़ाना, उसमें विद्युत लेपन कहलाता है। और इसमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर इसमें आपको एक और ये चीज़ याद रखनी है कि जो खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे होते हैं, उनमें डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। तो इसका कारण क्या है कि टीन के जो लोहे होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। टीन जो होता है वो लोहे से कम क्रियाशील होता है, और इस प्रकार जो खाद्य पदार्थ जो लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और ख़राब होने से वो बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके कि भूकंप क्यों आते हैं और बचाव की कोई की योजना बनानी है। तो भूकंप क्यों आता है, भूकंप क्या होता है। तो भूकंप जो बहुत समय तक रहता है, पृथ्वी के कंपन या कोई झटका होता है जो पृथ्वी की भूप्रकृति के भीतर गहराई पे गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। और भूकंप हर समय सब जगह पे आते रहते हैं, लेकिन इनको हम नोटिस नहीं कर सकते, नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं, ये भवनों, पुलों और बांधों को, लोगों को बहुत क्षति पहुंचा सकते हैं। इससे जीवन, जो संपत्ति, इन दोनों को हानि, जान माल की हानि होती है। भूकंप से बाढ़, भूस्खलन और सुनामी आ सकती हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था। इसके अलावा आपकी जो 26 जनवरी को जो 2001 में 26 जनवरी 2001 में गुजरात का जो भुज क्षेत्र है वहाँ पर भी जो बहुत बड़ा भूकंप आया। तो भूकंप आने का कारण क्या, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की जो सबसे ऊपरी जो सतह होती है, उसमें गहराई में गड़बड़ के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी की इस परत को हम क्या कहते हैं, भूप्रकृति कहते हैं। और आपके ये वाला चित्र भी आ सकता है कि पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये भूप्रकृति है, प्रवाह है, बाह्य क्रोड है, आंतरिक क्रोड है, इसको आपको नामांकित चित्र में समझाना है। तो पृथ्वी की जो यह परत होती है एक खंड में नहीं होती हैं, और यह टुकड़ों में विभाजित होती है। इनके ऊपर बहुत सारी जो टुकड़े होते हैं इनको प्लेटें कहते हैं, और ये प्लेटें निरंतर एक दूसरे पर गति करती रहती हैं। तो प्रत्येक जो प्लेट होती है वो एक दूसरे पर निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे पर रगड़ खाती है और टक्कर के कारण उसमें कंपन उत्पन्न होता है।
तो टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भू प्रपटी पर विक्षोभ उत्पन्न होता है और ये विक्षोभ हमें पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो भूकंप जो प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें आपको जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं इनका आपको टकराती हुई और रगड़ती हुई जो प्लेटें इनका आपको नामांकित चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है कि बल किसे कहते हैं और बल दैनिक जीवन में दो उपयोग बताइए और संपर्क और असंपर्क बल का उदाहरण दीजिए। तो बल किसे कहते हैं? बल जो होता है वो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, वस्तु का अभिकर्षण या अपकर्षण जो होता है उसको बल कहा जाता है। और बल का जो अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा महत्व है। बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल में वो बल आते हैं जिसमें दो वस्तुओं के बीच में संपर्क होता है, उनके कारण बल लगते हैं। जैसे एक तो पेशीय बल है, पेशीय बल है, एक दूसरा आपकी घर्षण बल है। ये आपके संपर्क बल के उदाहरण है। असंपर्क बल में कौन कौन आएंगे? असंपर्क बल में एक तो जो गुरुत्वीय बल होता है वो असंपर्क बल होता है, गुरुत्वीय बल। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय जो चुंबकीय बल होता है वो भी आपके असंपर्क बल का ही उदाहरण है। तो चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल, जो विद्युत स्थिर बल है वो भी आपके संपर्क बल का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है दाब किसे कहते हैं? तो दाब को दैनिक जीवन में दो उपयोग बताइए। तो दाब जो होता है वो किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल होता है उसको दाब कहा जाता है। दाब का जो सूत्र होता है वो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है और इसमें बल का जो मात्रक वो न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो हम शॉर्ट में लिखते हैं मीटर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल के रूप में लिखते हैं। पास्कल के रूप में इसको लिखा जाता है। लोहे की कील को दूसरा सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है और उस पर बल कम लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन का किरण चित्र बनाइए। नियमित परावर्तन में पृष्ठ जो होती है वो समतल होती है एकदम, और जो विस्तृत परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन में जो परावर्तक पृष्ठ होती है वो एकदम समतल होती है, जबकि जो विस्तृत परावर्तन होती है उसमें इसकी फर्श जो होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, यानी कि खुरदरी होती है। ये समतल परावर्तन है और ये आपका नियमित है, ये तो आपके नियमित है, और दूसरा हो जाएगा आपके विस्तृत या अनियमित हो जाएगा। विस्तृत या फिर इसको अनियमित भी कहते हैं। इसकी जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल होती है, इसमें आने वाली किरणें समांतर आती हैं और परावर्तन के बाद वापस समांतर ही परावर्तित होती हैं। लेकिन इसमें आने वाली किरणें आती तो समांतर है, लेकिन परावर्तन के बाद खुरदरा पृष्ठ होने के कारण वो अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा आपतन कोण और परावर्तन कोण को दर्शाने वाला किरण चित्र बनाइए। तो एक आपको परावर्तक पृष्ठ बनाना है, दर्पण बनाना है। इस प्रकार से परावर्तक पृष्ठ है ये, इसके बीचों बीच में एक लाइन खींचनी है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। इसका जो नाम है वो अभिलंब होता है, अभिलंब है। और आने वाली जो किरणें होती हैं वो आपतित किरण कहलाती हैं। आपतित किरण जो परावर्तन ये अभिलंब के साथ में जो कोण बनाते हैं उसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से लिखते हैं। और परावर्तन के बाद जो जाने वाली किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, और जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। एक तो ये नियम है। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। फिर आपके सेकंड क्वेश्चन है ये, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के लक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, एक तो वो जितनी बड़ी वस्तु होती है उसकी वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। एक आभासी बनता है, आभासी, और एक सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। प्रतिबिंब हमेशा इसमें आभासी और सीधा बनेगा। समतल प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण होता है, अपने घर पे जो दर्पण होता है, कांच होता है, मिरर, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। तो वस्तु के आकार के बराबर आभासी सीधा बनता है। इसके अलावा दर्पण के सामने जितनी दूर वस्तु खड़ी है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूर बनता है। जैसे मान लो ये दर्पण की आगे 2 मीटर दूर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में पीछे 2 मीटर ही दूर बनेगा। और जैसे 1 मीटर ये आगे आएगा तो इसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर इधर आगे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अपने फ़ोटो को पूरा देखना है, किसी भी वस्तु का आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु का आधा प्रतिबिंब जो दर्पण है वो होना ज़रूरी है। जैसे मान लो 2 मीटर का कोई एक पेड़ है, 2 मीटर का कोई एक पेड़ है, इसका फ़ोटो आपको देखना है पूरा, तो कितने मीटर का प्रतिबिंब ये दर्पण होना चाहिए? तो 2 का आधा कितना होगा? 1। तो 1 मीटर का जो अगर दर्पण होगा तो उसको हम इसमें पूरे पेड़ को देख पाएंगे। अगर एक व्यक्ति की जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है या 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, 120 सेंटीमीटर, उसको अपना फ़ोटो पूरा देखना है, तो उस दर्पण की जो लंबाई हो कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये कमेंट करके बताना है आपको।
तो वो तो था आपके 2016 का पेपर, ये आपके सामने 2017 का पेपर। तो सबसे पहले हम इसके जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल कौन सी होती हैं, जो अभी जो फसलें काटी जा रही है वो सारी की सारी रबी की फसलें। अभी कौन कौन सी फसलें होती हैं, मक्का अभी नहीं होती है, मूंग अभी नहीं होता है, मूंगफली अभी नहीं होती है। तो कौन सी फसल है अभी, मटर की फसल। जो मटर की फसल है वो रबी की फसल है। मटर के साथ में और कौन कौन सी होती है, गेहूँ होते हैं, अभी गेहूँ काटे जा रहे हैं तो गेहूँ, इसके अलावा सरसों, गेहूँ सरसों और जौ, अलसी, ये सभी के सभी आपके रबी की फसलों के उदाहरण हैं, जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल महीने में इसको काटा जाता है। इसके अलावा ये रबी की फसल के अलावा आपको ये याद रखना है, मक्का, मूंग, मूंगफली, ये कौन सी फसलें हैं, तो ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। इनमें कौन कौन से, तो मक्का, मूंग, मूंगफली, इसके अलावा आपकी सोयाबीन और कपास, सोयाबीन, कपास और चावल, धान, ये सभी आपकी जो रबी की खरीफ की फसलों के उदाहरण, जो कि बारिश की ऋतु में, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके निम्नलिखित विलुप्त जंतुओं की प्रजाति का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो विलुप्त प्रजातियों का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके डोडो पक्षी। डोडो पक्षी जो है वो आपके विलुप्त जंतुओं की प्रजाति में आता है। और डोडो पक्षी एक देश है मॉरिशस, उस मॉरिशस का जो राष्ट्रीय पक्षी है, मॉरिशस देश का राष्ट्रीय पक्षी है ये। तो डोडो तो अपने पक्षी जो है वो आपके मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी, अपने जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम आपको कमेंट करना है। इसके अलावा अपना राज्य पक्षी कौन सा है राजस्थान का, उसका भी नाम आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन अपने काम का नहीं, फिर भी देख लेते हैं। वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसको ऊर्जा कहते हैं। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह, ये हट गया ये अपना, ठीक है, आर्यभट्ट उसका पूरा नाम। नेक्स्ट है आपके सघन माध्यम, ये वाला भी अपने से हट गया है। ये वाला मिलान करने वाला है अपने, 7वां क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए कि किन में कौन सा जो विखंडन, मुकुलन, अनिषेचन, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें विखंडन, मुकुलन का याद है तो मुकुलन को मिला लेंगे आपके यीस्ट में। ये इस यीस्ट के अलावा इसका एक और साथी है हाइड्रा में भी इसी विधि के द्वारा जनन होता है। विखंडन में आपके हो जाएगा स्पाइरोगायरा, और स्पाइरोगायरा के अलावा आपके अमीबा में भी आपके विखंडन के द्वारा ही होता है, द्विविखंडन। और लैंगिक जनन में हो जाएगा आपके ये सरसों, और अनिषेक जनन में हो जाएगा आपकी ये केला। अगला क्वेश्चन ये 19वां प्रश्न कि एक वाद्य यंत्र 400 कंपन पूर्ण करने में 4 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, 400 में 4 का भाग देना है, तो इसका 100 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। 100 हर्ट्ज यानी कि 400 में भाग दे देंगे आपको 4 का, तो आपके 100 हर्ट्ज इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटनाओं में आजकल जो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, सड़क दुर्घटना के बचाव के कोई 3 उपाय आपको बताने चाहिए। तो आपको अपने अनुसार जो लिख लेना है। वनोन्मूलन क्या है, तो पेड़ पौधों का जो लगातार जो कटाई की जा रही है, इसके कारण जो बहुत सारे जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर भूमि या फिर मरुस्थलीकरण में परिवर्तित हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, वनोन्मूलन कहा जाता है। इसके कारण क्या है, तो एक तो खेत के लिए जो आजकल मकान बनाने के लिए या फिर उद्योग के लिए, इन सभी के लिए वनोन्मूलन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को चित्र बनाकर समझाइए और इस प्रभाव के 2 उपयोग लिखिए। विद्युत लेपन की विधि का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इससे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और विद्युत लेपन किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाना की जो प्रक्रिया होती है उसको विद्युत लेपन कहा जाता है। फिर आपको विद्युत लेपन दर्शाता हुआ एक सरल परिपथ बनाना है, तो ये वाला डायग्राम इसमें आपको अच्छे से बना लेना है। ये वाला डायग्राम बनाना है जिसमें आपके तांबे की प्लेट बतानी है, तांबे की प्लेट है और ये कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलेन है, और यहाँ पर आपको बैटरी लगानी है, और ये वाला पूरा जो सर्किट है वो उसको सरल परिपथ के रूप में दर्शाना है। आलू की चालकता बतानी, तो ये वाला चालकता वाला निशान आपको, ये जो चित्र दे रखा है उसको आपको यहाँ से समझा देना है। और जल में विद्युत धारा प्रवाहित करना, तो ये वाला जो डायग्राम है वो आपको यहाँ से बना लेना है। फिर नेक्स्ट जो पेपर है आपकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2018 का पेपर है। UP07 इसके विज्ञान के कोड है, और आपका जो पेपर होगा उसका भी कोड UP07 ही होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इसको वायु में संपर्क तोड़ने के लिए किस द्रव में रखते हैं, तो उसको मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके ये नर और मादा युग्म के संयोजन के द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसको निषेचन कहा जाता है। नर और मादा युग्म का जो संलयन होता है उसको निषेचन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
ये बताना आप कमेंट करके कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि जो होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा इसकी चाल होती है, इसके बाद में द्रव में होती है, फिर इसके बाद में गैस में होती है और निर्वात में बिल्कुल नहीं होती है। ध्वनि जो होती है वो संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम में आपकी निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इस कारण इसमें संचरित नहीं हो सकती। बाकी सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर आपकी गैस में होती है। सबसे पहले आएगा ठोस, फिर आएगा द्रव और फिर इसके बाद में आएगा गैस। ये इसकी माध्यम में जो चाल की जो इसमें स्पीड जो होती है उसका इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़े को बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर किस वायु प्रदूषण का उपयोग करते हैं? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो नाम लिखना है। ऋतुओं के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जो बारिश की ऋतु में बोई जाती है, जून महीने में और जुलाई महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर महीने में काट ली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मक्का है, इसका मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, धान, चावल, ये सभी आपके इसी के उदाहरण, सोयाबीन। और सेकंड नंबर पे आती है फिर रबी की फसल, जो कि अभी जो फसलें काटी जा रही है वो रबी की फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे गेहूँ है, चना है, मूंगफली, चना है और मसूर है, सरसों है और दालें हैं। ये सभी आपके जो खरीफ की रबी की फसलों के उदाहरण हैं। सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो पारंपरिक स्रोत कौन कौन से? एक तो डेकुली है, पारंपरिक में कौन आएगा? डेकुली है। एक मोठ आएगा, मोठ, एक रहट आएगा। इसके अलावा चेन पंप, ये सभी जो पारंपरिक तरीके के उदाहरण हैं, पारंपरिक पंप। तो आधुनिक सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं और जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उन दोनों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। धातु और अधातु में अंतर आपको नहीं बताना है, अभी ये तुम्हारे सिलेबस से हट गया है। वनोन्मूलन के कोई 2 कारण आपको लिखने के। वनोन्मूलन क्यों होता है? देखो, वनोन्मूलन क्यों होता है? तो वनोन्मूलन के कारण क्या है? एक तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, दूसरा है फिर आपके इसमें घरों और कारखानों के लिए निर्माण करना, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी को ईंधन के रूप में काम में लेना। इन सभी कारणों से जो वनोन्मूलन किया जाता है। और इसका दुष्प्रभाव क्या है? तो वनोन्मूलन के जो प्रमुख दुष्प्रभाव है, इसके अलावा दावानल और भीषण सूखा जो होता है वो भी वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण होता है। वनोन्मूलन की क्या क्या परिणाम है? तो वनोन्मूलन से जो प्रमुख परिणाम सामने है वो इस प्रकार से हैं कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण में स्तर में लगातार जो वृद्धि हुई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा है और भौम जल स्तर के जो उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हुआ है और जो भूमि का जो जल स्तर है वो काफ़ी गिर चुका है। इसके अलावा वनोन्मूलन के कारण वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आई है। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस काम में लेते हैं? वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेते हैं। और कम वृक्षों के मतलब ये होता है कि आपके जो CO2 की मात्रा है वायुमंडल में बढ़ जाएगी। तो वायुमंडल में अगर जो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर इसमें ग्लोबल वार्मिंग होगी और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मीय विकिरणें वो जो वापस है जो ग्रहण कर लेती है और इसकी मात्रा वृद्धि होने से विश्व उष्ण हो रहा है और पृथ्वी के ताप में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है और वर्षा की दर में लगातार कमी आ रही है, जिसको हम सूखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके कि एक सितार 2 सेकंड में 300 कंपन उत्पन्न करता है, तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके 2018 में आया है, तो ये देख लेते हैं कि एक सितार 2 सेकंड में 300 कंपन उत्पन्न करता है, तो उसकी आवृत्ति आपको ज्ञात करनी। तो कंपन की संख्या कितनी होगी? 300 हो गई और कंपन को पूर्ण करने में कितना समय लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है। अब आपको 2 सेकंड में 300 कंपन कराए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो कंपनों की संख्या बटा एक कंपन करने में लगा समय आपको लगा देना है। कितने कंपन हो रहे हैं? 300 कंपन और कितना समय लग रहा है? 2 सेकंड। तो ये ध्यान रखना, ये सेकंड में होना चाहिए। तो 300 में हम क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, जो आपके आ जाएगा 150 हर्ट्ज। 150 हर्ट्ज। अच्छा, एक मच्छर है जो 400 कंपन, एक मच्छर 400 कंपन 4 सेकंड में करता है। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में करता है। तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी वो आपको कमेंट करके बतानी है। एक क्वेश्चन ये है कि एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल कितना होगा? तो आवृत्ति कितनी है? 500 कंपन प्रति सेकंड, ये इसकी आवृत्ति है, ठीक है। और आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है, तो आवर्तकाल का सूत्र होता है 1/आवृत्ति। तो 1 में हम क्या करेंगे? 500 का भाग दे देंगे। तो 500 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें पॉइंट लगा के इसका भाग देंगे तो 0.002 सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। इसको हम पॉइंट में बटा के इसको सरल रूप में लिखेंगे तो 2 × 10⁻³ -3 सेकंड के बराबर ये होता है।
2023 में आया था क्वेश्चन ये कि वाद्य यंत्र के द्वारा कौन सा कंपित यंत्र होता है। तो जैसे ढोलक है तो उसका कंपित झिल्ली हो जाएगी, ढोलक की कंपित झिल्ली हो जाएगी, यहाँ से इसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और इसके अलावा जो सितार है उससे तनित तार हो जाएगा, बांसुरी से वायुस्तंभ हो जाएगा, और वीणा से तनित डोरी या फिर तार इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि एक वाद्य यंत्र 400 कंपन पूर्ण करने में 4 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो कंपन की संख्या कितनी है, 400 है, समय कितना है 4 सेकंड का है, तो आवृत्ति का मतलब कितना हो जाएगा, कंपन में लगा समय बटा कंपनों की संख्या। तो ये उल्टा हो गया, कंपनों की संख्या बटे कंपन में लगा समय हो जाएगा, तो 400 बटा 4 हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा आपका 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी ये कि तड़ी जंजावत से बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। तो ये आपकी कितनी बार आपको करवा दिया, यहाँ पर देख लेना इसमें कि तड़ी जंजावत को बचाव के कौन कौन से उपाय हैं। वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग करना, ऐसे ही कोई 4 वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 4 उपाय आपको बताना है। नेक्स्ट है फिर आपके स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ बताइए और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, कोई 2 कारण इसके बताने हैं। फिर आपके नेक्स्ट पेपर है 2020 का। तो 2020 का पेपर कैसा है था वो देख लेते हैं, और आपके जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको इसमें सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला है उत्कृष्ट धातु कौन सी होती है। तो सोना चांदी जो है प्लेटिनम में आपकी उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। राजस्थान में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो रणथंभौर हो जाएगा। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है सरिस्का अलवर का, सरिस्का जो कि अलवर में स्थित है। और बाकी आपने कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य देखा उसके बारे में आपको मेरे करके बता सकते हैं। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, आपको कमेंट करके बताना है। बीजाणु निर्माण का जो उदाहरण है तो इसमें आपको हो जाएगा बीजाणु जो होता है वो ये हो जाएगा कवक में। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है वो हो जाएगा इसमें आपके जीवाश्म ईंधन, जबकि जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा और सौर ऊर्जा आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। चंद्रमा, मंगल, बुध और पृथ्वी। तो ये तो आप बताएंगे कमेंट करके इनमें से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है और कौन सा जो पृथ्वी का उपग्रह है। संगमरमर कैंसर का कारण क्या है। तो ये क्या हो जाएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण जो संगमरमर का कैंसर होता है। और अम्ल वर्षा में कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं। तो आपकी जो नाइट्रोजन और सल्फर की जो ऑक्साइड है वो वाली गैसें उत्तरदायी होती हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिंचाई के प्रमुख 4 साधनों के आपको नाम लिखना है। तो सिंचाई के 4 साधन पारंपरिक भी लिख सकते हैं और आधुनिक भी लिख सकते हैं, जिसमें रहट, मोट और डेकुली, चड़स, इसके चैन पंप, ये सभी इनके नाम आपस में लिख सकते हैं। रबी और खरीफ की 2-2 फसलों के उदाहरण ये तो आप कर ही लेंगे, अब बार बार इसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाते समय लोहे के साथ निकल और क्रोमियम के धातु क्यों मिलाई जाती है, ताकि जो उसको लोहे से जो जंग लगने से उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना। ये वाला क्वेश्चन अपने हट चुका है, इसको हम यहाँ से नहीं करेंगे। फिर लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ाएंगे, गैल्वेनीकरण कर देंगे, संश्लेषण कर देंगे। नेक्स्ट है कायिक जनन। तो ये वैसे है नहीं, लेकिन आप इसमें आलू का नाम लिख सकते हैं, आलू में कायिक जनन पाया जाता है। इसके अलावा जो आपके पत्थर चट्टा होता है वो भी आपके कायिक जनन का ही उदाहरण है। डहेलिया है वो भी आपके कायिक जनन का ही उदाहरण है। कायिक जनन का मतलब पौधे के किसी भी भाग के द्वारा नए पौधे का जन्म जो होता है उसको हम कायिक जनन कहते हैं। जैसे आलू जो है वो तने से बनता है, और डहेलिया जो है वो जड़ के द्वारा बनता है। पत्थर चट्टा है जो उसकी पत्ती के द्वारा नया पौधा तैयार होता है। एक वस्तु द्वारा 400 कंपन को करने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो आवृत्ति ज्ञात करनी। तो जब भी ये सवाल तो लगभग आपने 4 पेपर देख लिए, चारों पेपर में ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो कंपन की जो संख्या होगी, कंपनों की संख्या में उसके समय का भाग दे देंगे। तो कंपनों की संख्या बटा समय कर देंगे, कंपनों की संख्या और बटे में कर देंगे समय, लगा समय। तो कितना कंपन है 400 है, और समय कितना है 10 सेकंड है। तो 400 में 10 का भाग दें तो 40, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ज होता है, तो इसमें हर्ज लिख लेंगे HZ। वायु दाब डालती है, इसको आपको प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। क्योंकि वायु जो होती है वो दाब डालती है, इसको आपको चित्र दे रखा किताब में, उसके द्वारा इसको सिद्ध करना। तो आपके इसमें वायु की जगह पे द्रव है, तो द्रव है जो बर्तन की दीवार पे दाब डालता है। तो ये वाला चित्र उसमें आप बना के इसमें समझा सकते हैं। और ये वायुमंडल का जो दाब है उसको आपको परिभाषा बता देनी इसमें। नेक्स्ट है पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपने मित्र को क्या क्या संकल्प देने के लिए कहेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने मित्र को आप क्या क्या संकल्प लेने के कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पार करते समय रखी जाने वाली 2 सावधानियां। तो आपको कितनी बार करवा दी आप लिख लेंगे। तो और विद्यालय को स्वच्छ रखने के 2 सुझाव आपको देने हैं। इसके अलावा जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमें जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा का सीमित उपयोग क्यों करना चाहिए, इसका आपको कारण बताना है। और ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना करनी है, LPG और लकड़ी की तुलना आपको करके बतानी है।
एक आपका जो अगला क्वेश्चन ये है कि मादा जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में कोई 3 अंतर आपको बताना है। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर। आंतरिक निषेचन जो होता है वो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन जो होता है वो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। नर युग्म मादा के शरीर के शुक्राणु का उत्सर्जन मादा के शरीर में करते हैं, जबकि जिसमें जो होता है दोनों व्यस्त युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है। तो एलपीजी गैस जो होती है इसका पूर्ण रूप से जल जाती है, कोई अवशेष नहीं बचता है, जबकि लकड़ी जो है वो जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ती है और मनुष्यों के लिए हानिकारक भी ये होता है। इसके अलावा एलपीजी का जो ऊष्मीय मान है वो 55 किलोहर्ट्ज़ प्रति किलोग्राम होता है, जो कि काफ़ी अधिक है और एलपीजी के जलाने से अधिक ऊष्मा निकलती है, जबकि जो लकड़ी का ऊष्मीय मान है वो 17,000 से 22,000 के किलो जूल के बराबर होती है, जो कि काफ़ी कम है और लकड़ी को जलाने से लकड़ी को जलाने से ऊष्मा भी कम प्राप्त होती है। एलपीजी कोई वायु प्रदूषण नहीं फैलाती है, जबकि लकड़ी जलाने से वायु प्रदूषण फैलता है। एलपीजी वन संरक्षण में योगदान देती है, जबकि लकड़ी जो होती है वो वनोन्मूलन का प्रमुख कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होती है। तो ये था आज का जो अपने जो पुराने पेपर उन सभी का एक साथ जो सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 2016 से लगा के 2020 तक के जो अपने 5 साल के जो पेपर इस वीडियो में हमने देखे। अगर आप कहेंगे तो ये 2017 का, 18 का, 19 का जो आपके आए हुए सभी क्वेश्चन हैं उनको एक अलग से वीडियो में हम यहाँ पे समझा देंगे। तो अगर आप ये वाला वीडियो भी देखना चाहते हो ओल्ड पेपर का और भी जो 2020 के बाद में 21, 22 और 23, 21, 22 और 23 इन सालों में जो पेपर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता देना, उसका वीडियो आपकी अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना व्हाट्सअप ग्रुप उसको ज्वाइन कर लेना और अपने वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।